हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक टर्म इससे रिलेटेड देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं उसको एक एक करके मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात किया जाए तो प्लेनर रीजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये प्लेनर रीजन क्या होता है, प्लेनर रीजन किसको कहते हैं? तो देखिए, कोई भी प्लेन अगर है, ठीक है, प्लेन मतलब कि जिसका लेंथ और ब्रेथ हो। ठीक है, प्लेन किसको कहेंगे? जिसका लेंथ और ब्रेथ हो। ठीक है, सिर्फ लेंथ मतलब 2D फिगर जो रहता है ना, जैसे कि ये अगर एक ये बोर्ड है, हालांकि ये 3D फिगर है, लेकिन इसका जो फ्रंट पार्ट है वो क्या है? एक प्लेनर रीजन है। ठीक है, तो प्लेनर रीजन का यहाँ पे अगर डिफाइन आप देखेंगे तो क्या लिखा गया है कि द प्लेनर रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है, ठीक है, इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द फिगर। मतलब ये कोई भी, जैसे कि ये प्लेनर रीजन है ना, तो प्लेनर रीजन कहने का मतलब क्या हो गया कि प्लेनर रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू सिंपल क्लोज्ड फिगर, मतलब कि प्लेनर रीजन जो है वो एक सिंपल क्लोज्ड फिगर का पार्ट होता है। ठीक है, ऑफ द इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द, मतलब जो भी सिंपल क्लोज्ड फिगर है उस बाउंड्री के अंदर का जो भाग होगा उसको हम लोग प्लेनर रीजन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एरिया के बारे में, ठीक है, तो एरिया क्या होता है? तो देखिए, कोई भी इनक्लोज्ड फिगर हो ना, इनक्लोज्ड फिगर के अंदर का जो भी भाग होगा, मतलब एक तरह का प्लेनर रीजन जिस तरीके से डिफाइन किया वही ये भी है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक ये स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर का ये आउटर बाउंड्री क्या है? ए बी सी और डी। तो इस आउटर बाउंड्री का अंदर का जो रीजन हो गया, ठीक है, ये अंदर का जो रीजन हो गया, दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड और मेजर ऑफ द प्लेनर रीजन, मतलब मैग्नीट्यूड एक वैसा वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? जो नंबर्स होते हैं वो, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए किसका? तो प्लेनर रीजन का। प्लेनर, देखिए, मेजर ऑफ द प्लेनर रीजन, जो प्लेनर रीजन, जैसे ये एक प्लेनर रीजन आया तो इसका लेंथ और ब्रेथ, ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो इसका लेंथ और ब्रेथ हमको अगर पता है तो इसके अंदर का भाग का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड, मतलब प्लेनर रीजन के इनक्लोज्ड मतलब अंदर में जो क्लोज्ड फिगर के, क्लोज्ड फिगर से प्लेनर रीजन जो बन रहा है उसके अंदर के भाग को हम लोग क्या कहेंगे? उसके अंदर के भाग को हम लोग क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। उसके बाद अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में बात करें तो कॉन्ग्रुएंट के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? जब टू फिगर विच हैविंग सेम शेप एंड साइज, वैसा दो फिगर जिसका सेम शेप और साइज हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ठीक है, तो टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, दोनों एक जैसा हो देखने में, ठीक है, उसका शेप भी एक जैसा हो, साइज भी एक जैसा हो, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग समझ गए। अब देखते हैं और आगे क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो था वो क्या था? यहाँ पर यूक्लिडियन एरिया एक्सियम, मतलब यूक्लिड्स जो है वो एरिया पर बेस्ड क्या क्या एक्सियम दिए थे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड्स का जो भी डिफिनेशन था, एक्सियम था, मतलब एक्सियम, टोटल नंबर ऑफ एक्सियम कितने थे? 7 थे। पोस्टुलेट्स भी दिए थे जो कि 5 था, ठीक है, और मेनली डिफिनेशन 13 था। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशन 7 दिया हुआ है। ठीक है, और वही यूक्लिड्स जो थे उनका एक बुक था जिसका नाम क्या था? एलिमेंट्स था। ठीक है, ये सब सारे आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किए गए हैं, आर.एस. अग्रवाल में भी ये सब मेंशन किया गया है, तो उसको थोड़ा रीड करिएगा तब जा करके आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया। अब ये यूक्लिड जो एक्सियम दिए थे एरिया से रिलेटेड वो क्या था? तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट था, 4 था यहाँ पर, मैं 3 यहाँ मेंशन किया हूँ, एक मैं बता दूंगा अभी। ठीक है,
तो सबसे पहले आया एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट। तो एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट क्या कहता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉलीगॉन P, ठीक है, लाइंग इन अ प्लेन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एरिया ऑफ P दैट इज ग्रेटर देन 0 कॉल्ड इट्स एरिया। अगर मान लेते हैं कि कोई भी पॉलीगॉन है, या फिर छोड़ दीजिए आप पॉलीगॉन के बारे में बात खत्म कीजिए, मान लेते हैं कोई भी फिगर, इनक्लोज्ड फिगर, ठीक है, क्लोज्ड फिगर आपको लेना है, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड फिगर आप ले लीजिए, उसका एरिया हर हमेशा, आप जब भी एरिया फाइंड आउट करिएगा उसका एरिया हर हमेशा 0 से बड़ा होगा। यही चीज यहाँ पर कह रहा है कि एरिया ऑफ दैट पॉलीगॉन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे फिर नेक्स्ट सेकंड हम लोग देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, ओके। तो चलिए अब सेकेंड देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड नंबर में जो हमारा है वो डोमिनेंस पोस्टुलेट है। ये डोमिनेंट पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि फॉर रीजन R1 एंड R2 इन अ प्लेन इफ R1 इज लेस और इक्वल टू R2, ठीक है। ये जो है ना, ये R1 जो है वो या तो इससे छोटा है या तो बराबर है, ठीक है। इफ R1 इज अ पार्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पर ये क्या कह रहा है, if R1 is a part of R2 then area of R1 is less or equal to R2, ठीक है। ये जस्ट अ मिनट मैं देख लेता हूँ, बुक मेरे पास है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये जो है ना ये सबसेट का है, ठीक है, ये सबसेट का ऐसा कुछ सिंबल है, ठीक है, ठीक है। ये सबसेट का मतलब कहने का ये मतलब ये है कि R1 जो है वो या तो R2 का पार्ट है या तो इसका एलिमेंट है। मान लेते हैं ये टोटल R2 है, ठीक है, ये टोटल ABCD R2 है और R1 एक छोटा सा पार्ट है। तो हर हमेशा ये दिमाग में रखना है कि जो R2 का एरिया होगा वो हर हमेशा इससे बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अगर जैसे देखिए यहाँ पर सबसेट कहने का मतलब है जैसे कि कोई एलिमेंट लिए 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट लिए और ये किसका सबसेट होगा 1 2 3 4 का, ठीक है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें होने चाहिए, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़्यादा हो जाए बराबर भी हो तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर R2 R1 के बराबर होगा तब तो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, इसीलिए यहाँ पे ये ग्रेटर और इक्वल शो किया है, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है तब तो ये दोनों बराबर होगा एरिया, ठीक है। लेकिन अगर R1 इसका कोई भाग है, पार्ट है, जैसे यूक्लिड्स में आप पढ़े हैं ना कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। होल जो है टोटल जो है वो हर हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होता है, तो वही उसी को यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सियम में आप देख चुके हैं कि एक्सियम वैसा स्टेटमेंट होता था जिसे हम लोग मैथ में ही नहीं अदर टर्म में भी यूज करते थे। पोस्टुलेट्स क्या होता था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होता था, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आई थिंक मैं फिर से इसको बता रहा हूं। उसी तरीके से क्या कर रहा है ना कि R1 जो है ये R1 इस तरीके से U टाइप में है, ठीक है, वो R2 का सबसेट है, ठीक है, R2 का सबसेट है। मतलब या तो ये एरिया इसके बराबर है या तो इसका एक पार्ट है, R2 का ये एक पार्ट है, मतलब एक हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है R2 का अगर ये हिस्सा है तो R1 जो है वो छोटा होगा R2 से, या तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो अगर ऐसा है तो R1 अगर छोटा होगा तो इसका एरिया भी छोटा होगा, अगर बराबर होगा तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा। यही चीज यहाँ पर सेकंड नंबर में मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड में क्या है, पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे फॉर एनी टू प्लेन रीजन R1 and R2 such that area of R1 intersection R2 is equal to 0, then R1 union R2 is equal to area of R1 plus, अच्छा इसका मतलब मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए तो ये R1 R2 आपको दिख रहा है, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2 बोल रहा है 0। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप समझो 1 2 3 और इसका इंटरसेक्शन अगर निकाले 4 5 6 में, इंटरसेक्शन का मतलब होता है अगर दोनों में जो हो, जैसे कि अगर हम यहाँ लिख देना 1 5 6 तो ये दोनों का इंटरसेक्शन 1 होगा, बिकॉज 1 इज इन दिस सेट
मतलब ये एक सेट क्या होता है ये सब 11th में आपको पढ़ना है, लेकिन सिंपल से आप समझ लीजिए ना कि ये ग्रुप ऑफ नंबर है और ये भी एक ग्रुप ऑफ नंबर है जो कि वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ नंबर में देखिए तो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। दोनों में जो होगा उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। और यूनियन की अगर बात करेंगे, यूनियन की बात करेंगे ना, तो टोटल आप देख लीजिए कि जो जो एलिमेंट्स हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये टोटल देखिए तो 1 भी इसमें, 2, 3 और इसमें 5 और 6, मतलब ये यूनियन का मतलब हो गया ये दोनों को मिलाकर के एक नया सेट बनेगा, ठीक है, जिसमें ये दोनों का एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। रिपीटेड फॉर्म में नहीं लिखते, जैसे 1 1 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कह रहा है कि R1 इंटरसेक्शन R2, मतलब कि R1 और R2 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। R1 और R2 में कोई कॉमन नहीं, ये अलग है और ये अलग है। और अगर ऐसा है तो हम लोग R1 यूनियन R2, ठीक है, एरिया अगर R1 यूनियन R2 निकाले, मतलब ये दोनों का अगर हम एरिया निकाले तो जाहिर सी बात है ये दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तब दोनों का अलग अलग एरिया निकाल करके सम करेंगे तभी ना ये दोनों का एरिया आएगा। तो हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। बात समझ आया। ये दोनों में कुछ कॉमन जब नहीं है, तो ये दोनों यूनियन का मतलब होता है ये दोनों को कंबाइन करना। जैसे कि आप सिंपल सा समझिए 1 2 3 और इधर है 4 4 5 6, तो ये दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों को अलग अलग करके आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर क्या है इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। और आई थिंक कि आपको ये समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंट पोस्टुलेट। कॉन्ग्रुएंट पोस्टुलेट क्या कहता है, ये सब चीज आई थिंक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप पीछे वाले जो भी टॉपिक पढ़े हैं तो उसमें आप पढ़े थे कि मतलब यहाँ पर क्या है कि R1 और R2 ये दोनों अगर दो फिगर हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाए थे ना, मान लीजिए कि इस तरीके का, ठीक है, ये मान लेते हैं R2 और ये मान लेते हैं R1। तो R1 और R2 दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ये 4th पोस्टुलेट ये कहता है कि इफ R1 इज कॉन्ग्रुएंट टू R2 देन एरिया ऑफ R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ R2। बात समझ आया। R1 का जो एरिया है वो R2 के एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इफ टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स एरिया आर इक्वल, लेकिन इसका जो कन्वर्स ट्रू नहीं होता है कि इफ टू एरिया हैविंग, मतलब इफ टू फिगर हैविंग इक्वल एरिया आर कॉन्ग्रुएंट, ये चीज करेक्ट नहीं है, ठीक है। दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा, लेकिन अगर दो इक्वल एरिया वाले फिगर हैं तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। हमारा जो टॉपिक क्या है, फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये क्या होता है इस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि फिगर ऑन द सेम बेस, मतलब कि वैसा दो फिगर, 2 3 या 4 कितना भी फिगर है, सबका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका अच्छे से मतलब समझिए। मान लेते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो वैसा दो या दो से ज्यादा फिगर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक ये हमारा फिगर है, ठीक है, इसका भी बेस देखिए तो A B C और D, क्योंकि पैरेलल लाइन हमने मान लिया C, यहाँ मान लेते E, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए तो अगर ये दो फिगर है, ठीक है,
मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसको थोड़ा और टिल्टेड कर देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी और दूसरा हमारा है ट्राइंगल ए बी ई। देखिए तो ए बी ई ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी जो हमारा पैरेललोग्राम है वो भी बेस दोनों का सेम है। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि हैविंग सेम बेस, दोनों का बेस हमारा सेम होना चाहिए, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो सेम पैरेलल लाइंस हमारा यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस हैं वो ए बी पैरेलल टू सी ई, ये दोनों पैरेलल हैं, तो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखिए तो ये दोनों फिगर, देखिए मैं इसको एक ब्लैक मार्कर से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला फिगर, ठीक है, देखिए तो ये दोनों का बेस, दोनों का तो बेस सेम है ना, रेड और ये ब्लैक, ये दोनों तो यहाँ पर है, ए बी दोनों का बेस है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन दैट टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। या फिर आप ये देखिए ना, मान लेते हैं ये ए बी है और इधर एक पैरेलल लाइन है ई एफ। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे ये ड्रॉ कर दें तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, मान लेते हैं ये सी, और ये मान लेते हैं एक दूसरा बन गया। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो ये दोनों फिगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये दोनों फिगर एक ही पैरेलल लाइन ए बी, मतलब ये बी मान लेते हैं, तो ए बी पैरेलल टू ई एफ, इसी दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा। कौन कौन सा? तो पैरेललोग्राम ए बी डी ई, और दूसरा क्या है पैरेललोग्राम ए बी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी एफ। ये दोनों क्या है? एक ही बेस, दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस सेम है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हमारा थ्योरम से स्टार्ट हो जाता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रेगुलरिटी के साथ मैं डेली ट्राई करूंगा कि एक एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे। अच्छा, थोड़ा सा और अगर बात करें हम, तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल तो आप लोग समझते हैं ना। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अपोजिट जो है, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब इसमें जो मेन डिफिनेशन होता है, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। और ट्राइंगल का डिफिनेशन तो आपको पता ही है, क्या क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। तो ये दोनों क्लियर है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।